नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला में। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है वो है न्यायिक समीक्षा व न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे कि इन दोनों में न्यायिक समीक्षा व न्यायिक सक्रियता में अंतर क्या है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, इनके अलग अलग न्यायिक समीक्षा क्या होती है व न्यायिक सक्रियता क्या क्या होती है। आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य वो ये है कि इन दोनों के मध्य अंतर क्या होता है, इनका उपयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा कब कब किया जाता है। देखेंगे कि इनका जो न्यायिक समीक्षा का जो उत्पत्ति या विकास वो किस देश से हुआ था, भारत में कब से इनका उपयोग शुरू हुआ है। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको जो भी पॉलिटिकल साइंस संबंधित कोई भी टॉपिक हो उससे संबंधित वीडियो मेरे द्वारा आपके लिए बनाई जाती है। भारतीय संविधान होगी, भारतीय राजनीति होगी या अन्य कोई पॉलिटिकल का जो भी कोई टॉपिक हो, आप वो कमेंट में कर दो, आपके लिए वो वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा। देखो, अगर आप इसका नाम अंग्रेजी में देखते हैं तो इसका बहुत बेसिक अंतर है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। आप अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका नाम अंग्रेजी में तो काफी अंग्रेजी में तो हमारे लिए लगता है हमने सुना सुना है, लेकिन जब हिंदी में देखते हैं उनका नाम थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कि न्यायिक समीक्षा। ठीक है, अब इसी शब्द को अंग्रेजी में देखो, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ऊपर हिंदी में नीचे अंग्रेजी में रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है कि किसी चीज को या किसी फैसले को यानी किसी भी वस्तु को वापस से देखना, दोबारा देखना, उसकी दोबारा समीक्षा करना, दोबारा से यानी कि दोबारा से उसकी जांच करना। इसका बेसिक अंतर यानी कि उसको दोबारा से जांच करना। ठीक है, तो एक आप अगर क्रिकेट देखते हो तो आपको जब कोई भी क्रिकेटर यानी कि प्लेयर आउट होता है तो कई बार क्या होता है कि जो एम्पायर होता है वो फटाक से ऐसे कर देता है, यानी कि रिव्यू, यानी कि या तो कभी कभी एम्पायर थर्ड एम्पायर फैसला चला जाता है, यानी कि कभी कभी टीम का जो खेलने वाला बल्लेबाज ले लेता है रिव्यू, या कभी कभी जो फील्डिंग वाली टीम वो रिव्यू ले देती है, बंदे आउट है, यानी कि पूरा एम्पायर ऐसे कर देता है, यानी कि रिव्यू। तो वो फैसला चला जाता है फिर थर्ड एम्पायर के पास। उसके बाद वो एम्पायर देखता है कि जो फील्ड में एम्पायर है यानी उसने आउट दिया है वो सही भी है या गलत है, या आउट नहीं दिया है तो क्या आउट है वो, यानी कि जो एम्पायर ने फैसला दिया होता है, यानी कि जो फैसला दिया है उसकी वो समीक्षा करता है। ठीक है, समझ गए इसका बेसिक अंतर, यानी कि जो भी इसका जो फैसला दे चुका है एम्पायर उसका समीक्षा करना, यानी कि एक मैंने आपको एक उदाहरण तो बताया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यानी कि जो वीडियो के बढ़ाने का केंद्र बिंदु है वो उसके अंदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आप इसको इस बात से समझो कि मान लो कोई सरकार, मान लो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कार्यपालिका को, यानी कि कोई एक्ट बन चुका है, अब उसको यानी कि लागू करना है, यानी कि कार्यपालिका को लागू कर दी, जैसे IAS IPS ये जो सब कार्यपालिका के अंदर आते हैं, मंत्री परिषद भी सारे कार्यपालिका के अंदर आते। ठीक है, यानी कोई एक्ट संसद ने बना दिया। ठीक है, संसद ने उसको बना दिया, यानी कि वो फैसला बनकर तैयार हो चुका है, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, यानी कि अब वो एक्ट पास हो चुका है। ठीक है, यह यहाँ तक ये संसद का काम खत्म हो चुका है। ठीक, अब लेकिन उस जो संसद ने या पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है, जो कोई कानून बनाया है, वो किसी के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो आप कोई भी आप अपने तरफ सुधार ले सकते हो, यानी कि कोई मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि कोई वन यानी कि आपके अधिकारों से संबंधित हो गए। ठीक है, इस प्रकार कोई एक्ट बना दिया या कोई अन्य मान लो। ठीक, तो उसके अंदर क्या है कि अब वो एक्ट बन चुका है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी कोई उस एक्ट के अंदर कोई ऐसी दिक्कत, कोई समस्या है कि वो आपके मौलिक अधिकारों का या मौलिक अधिकार हनन करता है या संविधान के खिलाफ है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट और सेंटर के केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हाँ भाई, ये जो सरकार ने एक्ट बनाया या जो कानून बना के पारित किया है संसद ने, वो सही भी है कि नहीं। अगर वो एक्ट सही है, यानी कि आपके अधिकारों का या संविधान के खिलाफ नहीं है, तो एक्ट रनिंग रहेगा, यानी कि हाँ भी सही है। ठीक है, लेकिन
अगर वो एक्ट गलत है तो मान लो एक्ट, मान लो कुछ आप ऐसा समझो कि 4 पॉइंट उस एक्ट के अंदर, 4 पॉइंट है भाई ये इस प्रकार करके, लेकिन एक्ट के एक पॉइंट ऐसा है कि वो आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, ठीक है। या फिर एक एक्ट, उसमें उस एक्ट के अंदर एक पॉइंट ऐसा है कि वो संविधान के खिलाफ है, ठीक। यानी उन दो एक्ट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, उनको रद्द कर देगा, और जो बाकी दो बचेंगे वो रनिंग में रह जाएंगे। एक तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार कर सकता है कि जो आपके मौलिक अधिकार के खिलाफ, उसको सिर्फ उस पॉइंट को डिलीट करवा दिया, हटवा दिया, खारिज करवा दिया। या फिर कब ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पूरे के जो एक्ट है जो पार्लियामेंट में पास किया उसको भी वो रद्द कर सकता है, ठीक है। अब आपको मैं एक उदाहरण देख बताता हूँ आपको, अगर आपकी थोड़ी भी पॉलिटिकली समझ होगी, यानी कि आप न्यूज़ वगैरह देखते होगे, तो कुछ समय पहले क्या था कि जब 2014 के अंदर बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, तो 2014 के अंदर सत्ता में आई, उसके बाद क्या करती है कि सरकार एक एक्ट लेकर आती है। उस एक्ट का नाम होता है, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। उसका क्या नाम होता है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, NJF, यानी कि 2014 में आता है, ठीक। तो इस एक्ट का लाने का उद्देश्य क्या था कि जो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की नियुक्ति होती है वो होती है कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। अगर आप कॉलेजियम व्यवस्था क्या है उसको वीडियो देखनी हो तो वो आपको, वो भी मेरे चैनल मिल जाएगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो कॉलेजियम व्यवस्था में होता क्या है कि सरकार, यानी कि कोर्ट के जज ही कोर्ट के जज को नियुक्त करते हैं, यानी कि सरकार का या कोई भी मंत्री, कोई उसका रोल नहीं होता है। तो सरकार ने क्या किया कि भाई एक संविधान संशोधन करके उसको कर दिया कि अब से जो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होंगे वो उसमें एक दो सरकार के बंदे भी ऐड होंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री या कानून मंत्री, इस प्रकार के दो बंदे थे, ठीक है। दो व्यक्ति को ऐड कर दिया गया। वो उसके बाद ये फैसला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही इसको 2015 के अंदर ही इसको रद्द कर दिया। रद्द करने का कारण मतलब किस बेस पे किया कि वो जो एक्ट था वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हनन करता था, उस पर रोक लगाता था या प्रतिबंध लगाता था। वो किस प्रकार किया, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका थी उसने उस कानून का जो ये नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग का समीक्षा कर ली, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा कर ली, उसको फिर रद्द कर दिया। वो इनकी इस पूरे के पूरे कानून को ही यहाँ पे रद्द कर दिया, ठीक है। यहाँ तो ये होगी न्यायिक समीक्षा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, आप समझ गए। इसके उम्मीद है कि मेरे हिसाब से मैंने आपको काफी अच्छे समझाने की कोशिश करी है, आप शायद समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक। अगर आप अगर इसकी अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसका बेसिक से जो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान USA का, उसकी इसकी शुरुआत भी USA के अंदर, अमेरिका के अंदर ही हुई थी। कब हुई थी? वो थी 1803 के अंदर। 1803 के अंदर एक जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है USA का, उसके अंदर एक फैसला जाता है, मारवरी बनाम मेडिसन, महिला होती है मारवरी बनाम वर्सेस मेडिसन, ठीक है। यानी कि ये 1803 के अंदर फैसला एक केस होता है, मारवरी बनाम मेडिसन। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जॉन मार्शल, ठीक है। तो वो इसका उत्पत्ति करते हैं, यानी कि इस शब्द को, यानी वो यहाँ से वो प्रचलन होता है कि वो जो जज होते हैं उस फैसले की न्यायिक समीक्षा करते हैं। तो ये कहने तात्पर्य यहाँ पे है मेरा कि 1803 के अंदर मारवरी बनाम मेडिसन की जो इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई न्यायिक समीक्षा की, ठीक है। उसके बाद अगर हम भारत में देखें, भारत में इसको उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो भारत में इसकी उत्पत्ति 1902 संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950, उसके बाद से हो जाती है। क्योंकि जो हमारे बहुत से आर्टिकल उनके अंदर इनडायरेक्ट तौर पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं किसी भी कोर्ट के फैसले की, ठीक है। जैसे आर्टिकल 13 में क्या है कि कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है, वो कानून वहां तक रद्द हो जाता है या पूरा रद्द हो सकता है अगर पूरा करता है तो। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट
मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी इस प्रकार की बातें की गई, लेकिन पर्टिकुलर शब्द न्यायिक समीक्षा शब्द या जुडिशियल रिव्यू संविधान के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी मेंशन नहीं है। यानी कि उसको इनडायरेक्ट तौर पे एक बताया गया है कि इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता। देखो इसका नाम से स्पष्ट है, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल इसका नाम इससे स्पष्ट है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, VISOM। ठीक है, एक्टिविज्म। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि इसका नाम से स्पष्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता। अब इसको आप नाम से समझो, एक्टिविज्म यानी कि एक्टिव यानी कि कोई काम, यानी कोई ज्यादा सक्रिय होकर काम करना। यानी कि किसी को मान ले, किसी को कोई काम करना है, मान लो 1 घंटे में कुछ कोई काम करना है 1 घंटे के अंदर, वो उसको मान लो उस काम 50 मिनट में कर दे। ठीक है, एक्टिव होकर सक्रिय। ठीक है, यानी कि वो अपनी पावर से, अपनी क्षमता से ज्यादा काम करे। ठीक है, एक तो ये बेसिक्स अर्थ हो यहाँ पे। अब आपको पता है कि जो हमारे संसद भारत के संविधान के अंदर कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, इनके तीनों की जो शक्तियां है वो उनकी अलग अलग बांटी गई है। यानी कि सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है। संसद का कानून बनाना है, पार्लियामेंट उनको लागू करवाना है। न्यायपालिका का कार्य क्या है, अगर कोई कानून गलत होता है तो उसको रद्द कर देना है। ठीक है, ये तो यहाँ तक बात रही। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी न्यायपालिका है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी क्या है कि वो जो काम, संसद का काम तो कानून बनाना, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जो अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं जो, ठीक है, ये भी कभी कभी सरकार को निर्देश देते हैं कि सरकार कि भाई आप ये काम करो। ठीक है, जैसे कभी अभी अगर हम सर्दियों में देखते हैं, अभी भी देखेंगे कि दिल्ली के अंदर दिवाली के आसपास या सर्दियों के अंदर प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ही निर्देश करने लग जाता है कि दिल्ली सरकार को कि भाई आप इस प्रकार काम करो, आप यानी कि लोगों की भलाई के लिए ये कार्य करो। ठीक है, या किसी वर्ग का, किसी समाज का शोषण हो रहा है तो आप उनके लिए कोई एक्ट पास करो, कोई कानून बनाओ। ठीक है, तो यानी कि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब संसद की शक्ति या कार्यपालिका से अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, यानी कि फिर वो यहाँ पर क्या है कि वो या तो कानून बनाता है या उन कानून को लागू करवाने लग जाता है। यानी कि वो उन कानून को अपने हाथ में लेता है, नेगेटिव तौर पर नहीं, उसको पॉजिटिव तौर पे, यानी कि सकारात्मक तौर पे, ताकि सरकार उनको समझे कि सरकार उनको लेकर जनता के हक में कार्य करे। यानी कि अब दिल्ली सरकार के लिए मान लो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भाई आपके शहर में, दिल्ली शहर में प्रदूषण काफी ज्यादा हो रहा है, तो आप सरकार उसके लिए क्या कार्य कर रही है, क्या कदम उठा रही है, आपको अच्छे कार्य यानी कि ऐसे काम करो कि जिससे कि प्रदूषण कम हो सके। ठीक है, यानी कि वो एक पॉजिटिव तौर पर होता है। एक तो होगा यहाँ पे ये। ठीक, अगर एक उदाहरण से समझो आप इस बात को कि अगर आपको पता होगा कि लगभग 1-1.5 साल पहले, जैसे अभी जो वर्तमान हमारे जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार। तो इससे ये राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो राजीव कुमार वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले पंजाब का IAS थे, तो सरकार ने उसको तुरंत रिटायरमेंट दिवाया, उसको तुरंत की तुरंत ही यानी उसको फिर वो इलेक्शन कमीशन नियुक्त करते, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको नियुक्त कर दिया। तो फिर जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगता है कि बस सरकार ने यहाँ पे कोई यानी कोई गलत काम किया, यानी कि उसको बेईमानी, क्यों चुनाव होने वाले थे। ठीक है, तो सरकार कोर्ट को लगा कि भाई जो ये एकदम नियुक्त किया है यानी कि इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उसको तुरंत रिटायरमेंट दिलाया समय से पहले और उसको तुरंत इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर दिया भारत का। तो फिर तुरंत जुडिशरी जो न्यायपालिका एक्टिव हो सक्रिय, तो उसको फिर सरकार ने पूछा कि आप इसको किस बेस पे
किस आधार पे नियुक्त किया है, किस प्रकार नियुक्त किया है, यहाँ पे कोई इसका प्रोसीजर क्या है। तो फिर तुरंत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक टेम्परेरी तौर पर एक एक्ट बना देता है कि जब तक संसद जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बना देती है, जब तक हमारे द्वारा बनाया हुआ कानून चलता रहेगा। यानी कि वो एक एक्ट बना देती है कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती, कोई नियम नहीं बनाती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए, जब तक न्यायपालिका के द्वारा बनाया गया, उसके अंदर होता क्या है कि उसके अंदर 3-4 लोग शामिल होते हैं कि प्रधानमंत्री हो गया, विपक्ष का नेता हो गया, ठीक है, एक होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि 3-4 लोग होते हैं। यानी कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति को सलाह देंगे, हाँ इस व्यक्ति की नियुक्ति कर दो, तो वह व्यक्ति भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाए। यानी कि सरकार यहाँ पे क्या किया कि नियम या कानून बनाने की जो परमिशन होती है वो तो यानी कि जो शक्ति के हिसाब से, संविधान के हिसाब से देखें तो वो क्या है कि वो है संसद के पास। लेकिन यहाँ पे सरकार न्यायपालिका खुद एक्टिव होकर काम करती है। वो एक्टिव होने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि न्यायपालिका को लगता है कि वो सरकार ने कोई यहाँ पे बेईमानी की है या इसको गलत करने के चक्कर में, क्योंकि सरकार ने उसको नियुक्ति किया तो उसे कुछ समय बाद इलेक्शन भी थे, ठीक है। तो सरकार को लगा, न्यायपालिका को लगा कि सरकार यहाँ से कोई गलत फायदा उठाने के चक्कर में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक। एक उदाहरण और समझो कि देखो जो भी मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, आपको लगता है यहाँ की वीडियो कुछ लंबी हो गई, लेकिन आपको मेरे समझाने का इतना तात्पर्य है कि आपकी जो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक होती PIL, ठीक है, यानी कि इसका हिंदी में बात करते इसकी हिंदी मतलब होता है जनहित याचिका, जनहित याचिका। जो PIL की उत्पत्ति भारत में 1970 के दशक में होती है, यानी कि जो इसको भारत के अंदर माने जाते हैं PN भगवती, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होती है, वो इस PIL की या जनहित याचिका की उत्पत्ति करते हैं। तो वो जो PIL की उत्पत्ति है वो एक जुडिशल यानी कि न्यायिक सक्रियता के उदाहरण है। इसके अंदर होता है क्या है कि यानी कि कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी मुख्य रूप से इसको लागू करने का तात्पर्य, इस सिद्धांत को लाने का तात्पर्य यह था कि जो भी पिछड़े समुदाय, पिछड़े वंचित समुदाय, अल्पसंख्यक, गरीब है, दलित है, पिछड़े तबके के लोग हैं कि क्योंकि अगर उनका कोई शोषण हो रहा है या कोई बच्चे का किसी मिल में, किसी कंपनी में महिला के साथ शोषण हो रहा है, गरीब महिला के साथ, बच्चों के साथ, तो वो अपना केस करने के लिए वहाँ नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो सरकार जो फिर कोर्ट ने एक नया सिद्धांत बनाया, यानी कि PIL यानी जनहित याचिका के माध्यम से, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक रिटर्न में लिख के बाई पोस्ट करके, अब तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक एप्लीकेशन लिख के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं कि हमारे साथ ये शोषण हो रहा है। यानी कि सरकार ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका के अंदर व्यक्ति अपने लिए न्याय मांग सके, उसको काफी आसान बना दिया, ठीक है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो वंचित समुदाय है उनको न्याय मिल सके, उनको अपना हक मिल सके, यानी कि ये न्यायिक सक्रियता के एक उदाहरण है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ समझ गए होंगे मैंने आपको क्या समझाया, ठीक। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, इसकी उत्पत्ति देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो भी USA से होती है 1947 से 48 समथिंग से, इसके 1940 दशक से कह सकते हो, वहाँ से इसकी उत्पत्ति शुरू होती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया है अभी, ये वीडियो यहाँ पे ये समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको किसी भी कोई भी टॉपिक हो, पॉलिटिकल साइंस संबंधित कोई भी टॉपिक हो, तो आप मुझसे कमेंट में लिख के डाल दें, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।